नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हो एस न्यूज हरियाणा। मैं सुनील पांचाल। और जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है, तो लॉकडाउन 3 के अंदर दुकानदारों को विशेष छूट दी गई है। आखिर वो छूट देना क्या कितना भारी पड़ेगा सरकार को या फायदेमंद होगा, तो आज हमारे साथ चर्चा के लिए बैठे दो मेहमान, हम उनसे खास मुलाकात करवाना चाहते हैं। तो हमारे साथ जो युवा नेता है रुपिंदर नरूला, जो कांग्रेस से है, और एक हमारे साथ दिलबाग सिंह लाठी है, जो बीजेपी युवा नेता है। तो सर, स्वागत है आपका दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले हमारा जो चर्चा का विषय है, जो कल मार्केट के अंदर जो नगर पालिका ने जो चालान किए हैं या सामान उठाए गए हैं, उसके बारे में तो आप बताइए। आप बीजेपी के हो कि आपकी सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो मैं सुनील जी आपका और एस न्यूज हरियाणा की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। और जो कल संध में नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की गई है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो डीसी साहब ने सख्त निर्देश दिए थे, उन निर्देशों की पालना करते हुए हमारे सेक्रेटरी साहब ने और नगर पालिका की टीम ने सभी ने ये आदेश दिए थे कि जो शटर के बाद जो सामान होगा, कुछ भी रखा होगा, वो उसको अतिक्रमण के रूप में उसको हटाया जाए। तो कुछ दुकानदारों ने उसकी पालना नहीं की कि इस लॉकडाउन में महामारी के उसमें पालना करनी जरूरी थी। तो उन आदेशों की पालना करते हुए सेक्रेटरी साहब ने ये कार्रवाई की है। दिलबाग जी, हमें ये बताइए पहले कि आपका जो आप कह रहे हो कि पालना करनी चाहिए, कि पहले नगर पालिका को नोटिस देना चाहिए था या इस बारे में जानकारी देनी चाहिए थी? तो इसी विषय में हम हमारे साथ जो कांग्रेस युवा नेता है नरूला जी, उनसे चर्चा चाहेंगे। वो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले एस न्यूज़ हरियाणा का सुनील जी का आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पर बुलाया। मैं असंध हल्का वासियों को और सबको नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल कहता हूँ। सुनील जी, जो बात आप कर रहे हो वो आपकी बात वाजिब है कि नगर पालिका ने जो कल आदेश, डीसी साहब के आदेश के बाद जो कार्रवाई करी, वो करनी कहीं ना कहीं लाजमी बनती भी थी, पर तब बनती थी जब तक ऑर्डर या प्री नोटिस किसी को दिया होता। अगर यही काम वो लॉकडाउन पीरियड के 2 बजे के टाइम के पहले करते या आकर किसी को आगाह करते तो ये चीज़ होती ना। और सेकंड, जहाँ तक मैं समझता हूँ, डीसी साहब का ये आदेश था कि दुकान जब खुली हो तो उस टाइम कोई भी सामान बाहर रखना अलाउड नहीं है। जैसे किसी की कपड़े की दुकान है तो वो कपड़े बाहर ना टांगे, किसी की जूते की दुकान है वो जूता बाहर ना निकाले। भी जो अतिक्रमण के तहत आता है और जो उस टाइम काबू किया जाता है वो उसको साथ में ले जाते। अब कल नगर पालिका ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि जब दुकानें बंद हो गई, दुकानें बंद होने के बाद जो बाहर थड़ी है, थड़ी के रैंप जो कच्चा है, जो वैसे रखा अभी सीमेंटेड नहीं था, उसको तोड़ के भी वो ले गए। भी जिसकी तो थड़ी प्रॉपर बनी हुई है, रैंप बना हुआ है, वो बच गया। जिसके बाहर में कोई चीज़ रखी हुई है, चाहे वो काउंटर रखा हुआ है, चाहे मेज रखा हुआ है, चाहे कुछ भी है, वो हर चीज़ चली गई। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, क्या अतिक्रमण सिर्फ बाजार में ही रुकता है? हमारे संध रोड पे या संध में, करनाल रोड पर, स्पीतो रोड पे इतने ज़्यादा बैंक हैं, उन्होंने बाहर इतने बड़े बड़े जनरेटर रख रखे हैं, वो नहीं उठाए किसी ने। तो जनता को अगर आप लोग यही क्या चाहते थे कि कार्रवाई हो, डीसी साहब का आदेश का पालन हो, तो प्री नोटिस जाता। जो आज गया है, आज के नोटिस की बजाय अगर वो खाना पूर्ति करनी थी तो कल नोटिस दे देते तो बहुत अच्छा होता। तो आपको क्या लगता है नरूला जी, जो आज अनाउंसमेंट करवाई गई या ये जो कल के बचाव के लिए करवाई गई है? ये तो एक खाना पूर्ति करी गई है जी। भी हमारे ऊपर कोई एलिगेशन ना आए, ये तो उसको ढकने के लिए ये चीज़ करी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का, हर चीज़ का वो सोचते हैं। कल एक जो सा सामान उठाने वाला जो छोटा हाथी था, उसके ऊपर 5-5, 6-6 जाने बैठे हुए थे। आके ड्राइवर कैबिन के अंदर 4-4, 5-5 जाने बैठे हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ फॉलो कर रहे थे वो? ये चीज़ तो खुद भी सोचे। मैं ये नहीं कहता कि कार्रवाई करी उन्होंने गलत करी, गलत तो करी, पर ये थोड़ा नोटिस में दे देते दुकानदारों का तो उनका नुकसान ना होता। दिलबाग जी, आप क्या मानते हो जो आपकी सरकार के अंदर हो रहा है, ये सरकार सही कर रही है? ऐसे है, जो कल नगर पालिका ने किया उसमें उसको महामारी जो चल रही है कोरोना की, उसको ध्यान में रखते हुए किया कि जब भी कोई दुकानदार के बाहर ग्राहक कोई सामान लेने आएगा, अगर बाहर सामान पड़ा होगा तो वो खड़ा होने में उनको दिक्कत होगी, भीड़ होगी। उस सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये आदेश दिए थे और उन आदेशों की ही पालना की है। कुछ कहीं कोई छोटी मोटी गलती की होगी नगर पालिका ने, तो मुझे पता नहीं है, हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत कर दी हो, लेकिन जो भी आदेश हैं डीसी साहब के, जो भी सरकार के आदेश हैं, उनकी पालना के अनुसार ही हुआ है। और दुकानदार भी मैंने देखा है कई बार आगे
ज़्यादा सामान आगे रखा होता है। तो ये तो जो अतिक्रमण का काम है ये अभी नहीं, ये पहले भी करना चाहिए सरकारों को, प्रशासन को, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी आगे कनाल रोड पे भी जैसे है तो उनको भी करना चाहिए। उससे भी भीड़ भूड़ जो पहले भी लगती थी वो नहीं लगनी चाहिए। तो जो अब किया है ये सरकार के और प्रशासन के देशानुसार थे। कुछ दुकानदार इसकी पालना नहीं कर रहे थे, उसके उसमें किया है। और जो विपक्ष है वो विपक्ष इसमें राजनीति कर रहा है, उसको तोड़ मरोड़ कर। तो विपक्ष का और कोई काम नहीं है। इस महामारी में भी कांग्रेस सरकार और विपक्षी राजनीति कर रहे हैं, इनको मिलजुल कर साथ देना चाहिए। देखिए नुल्ला जी, विपक्ष की बात आ चुकी है तो क्या लगता है कि आसंद के अंदर कांग्रेस नेता जो एमएलए बने हैं, विधायक बने हैं आसंद के, तो क्या आपको लगता है कि राजनीति हो रही है? ऐसा है जी, मेरे भाई हैं, मेरे युवा साथी हैं साथ में, इनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि विपक्ष यहाँ पर राजनीति कर रहा है। मैंने तो बीजेपी का नाम ही नहीं लिया। राजनीति तो विपक्ष तब करे ना जो ये बीजेपी का नाम लेता और ले रहा हूँ। मैंने तो सीधा नगर पालिका को कहा है, नगर पालिका हमारे असंध की इंडिपेंडेंट है, वो प्रशासन का पालन करिए। मैंने यहाँ तो बीजेपी का कहीं जिक्र किया ही नहीं। यहाँ मैंने बीजेपी के किसी नेता का नाम लिया, वो भी उसके कहने पे हुआ। तो यहाँ पे हम कोई राजनीति नहीं कर रहे। सेकंड थिंग, किसी भी कोई भी दुकानदार आता है तो उसके खड़े होने में इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगर प्रशासन ने कार्रवाई करनी थी, इसका कोरोना के में ये था कि यहाँ पर दुकानदारों में भीड़ हो जाती तो एक बार प्रशासन आके कह जाता, वो जिसका सामान पड़ा था वो दुकानदार की जिम्मेदारी होती है। अगर दुकानदार ना उठाता फिर चाहे उसकी दुकान से जो मर्जी उठा के ले जाते। आप ये बताइए नुल्ला जी कि 300 केसों पर पूरे भारत को लॉकडाउन किया जाता है और जब ये केस हजारों की संख्या में आते हैं तो स्पेशल जो लॉकडाउन 3 है उसके अंदर परमिशन दी जाती है दुकानदारों को खोलने के लिए। दुकान जो बाजार की हालत है इस टाइम जो हमारे देश के अंदर जो 3 जोनों के अंदर बांटा गया था और स्पेशल सुविधा दी गई थी, क्या सरकार को अब नहीं कोरोना का डर? ऐसा है जी, कोई भी मौके की सरकार होती है उसका सबसे बड़ा फर्ज ये होता है कि कोई भी महामारी स्थिति आए, इमरजेंसी वाली कोई स्थिति आए, उसको कंट्रोल कैसे करना है। लॉकडाउन जितनी हमारी जनसंख्या है उसको देखते हुए लॉकडाउन एक ओनली स्टेप था जो लागू करने से ये चीज़ कंट्रोल हो सकती थी। सरकार ने भी ये चीज़ देख ली कि लॉकडाउन करके उन्होंने 2 स्टेपों में लॉकडाउन करके जितना ज़्यादा मिनिमाइज हो सकता था उन्होंने किया। हम उसकी तारीफ करते हैं। हम विपक्ष में चाहे हैं पर जो काम जायज़ है, बढ़िया हुआ, उसकी हम तारीफ करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये तो अब सरकार को भी पता लग गया था भी कोरोना की जो सी स्थिति है वो इसी हिसाब से मिनिमाइज होगी कि जनता या लोग खुद अपनी जिम्मेदारी समझे। इतने दिनों से जनता घर बैठी थी, खाने की, राशन की, हर चीज़ की दिक्कत आने लगी थी। तो कहीं ना कहीं आमदनी का साधन तो खोलना ही था। गवर्नमेंट ने जो खोला बढ़िया किया है, पर इसको लागू करें उस हिसाब से जिससे पैनिक क्रिएट मत होए। अब लोग क्या सोच रहे हैं कि 8 से 2 बजे तक दुकानें खुली हैं, जो लेना अभी ले लो। भाई आप लोग जितनी जल्दबाजी करोगे आपका ही नुकसान होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा। आप लोग मार्केट में आओ तो प्रॉपर तरीके से आओगे तो बचे रहोगे, और अगर प्रॉपर तरीके से नहीं आओगे तो जैसे पहले 40 दिन काटे हैं फिर आपको उसी स्थिति में जाना पड़ेगा। देखिए नुल्ला जी, आपने बात बिल्कुल सही कही, लेकिन लोगों का ये मानना है कि बीजेपी के सामने विपक्ष नहीं है तो बीजेपी इसीलिए अपनी मनमानी कर रही है। आप क्या कहते हो लाडी जी इसके बारे में? ऐसे पहले तो इनकी बात का मैं जवाब दे दूं। इन्होंने कहा था कि मैंने बीजेपी पर बात नहीं की, किसी नेता का नाम नहीं लिया। तो जो प्रशासन होता है, जिसकी सरकार होती है उसी का होता है। ये सीधा अगर आप बीजेपी पे उंगली उठाओगे, प्रशासन पे उठाती तो सरकार पे उठाती, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन का फैसला लिया था 22 मार्च को, उनकी विदेशों में और देशों में सभी में तारीफ हो गई है। आज दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रेशो बहुत कम है। आज के सुबह के आंकड़े थे जो 47,000 के आसपास थे, जिसमें 12-13,000 मरीज ठीक भी हुए हैं और 1500-1600 के आसपास मौतें हैं। तो हरियाणा में भी मेरी बात सुन लीजिए, हरियाणा में भी बहुत अच्छी स्थिति है। तो अब कुछ नए मामले कल अम्बाला और सोनीपत में है, उससे पहले अच्छी स्थिति थी। जो लॉकडाउन अब खोला गया है, ये सरकार ने इस चीज़ को ध्यान में रखा है कि एक बार सरकार ने ये छूट दी भी अगर अब स्थिति जहाँ ग्रीन जोन है या ऑरेंज जोन है वहाँ कुछ छूट दी जाए जो प्रशासन अपनी जिम्मेवारी से दे सकता है। लॉकडाउन तो 17 मई तक बढ़ गया है, फिर जहाँ रेड जोन नहीं है वहाँ इसको छोड़कर ग्रीन और ऑरेंज जोन में इसको
आप अपनी उससे छूट दे सकते हो। अगर जहाँ मरीज है रेड जोन है उसको सील किया हुआ है। तो प्रशासन और सरकार पूरी तरह, हरियाणा सरकार, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने सबसे पहले कोरोना में अगर आज राशन की कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, डिपो होल्डर के माध्यम से राशन पहुंच रहा है सभी को। तो हमारी ओर से, हमारी जो पार्टी के ओर से भी जो भी लगे हुए हैं, समाज सेवी भी पूरा सहयोग दे रहे हैं, सभी राशन की ओर वितरित कर रहे हैं। और इसका एक हरियाणा सरकार ने एक अलग से कोरोना रिलीफ फंड बनाया, जो सिर्फ कोरोना की आज जो स्थिति है उसमें गरीबों को राशन के लिए जो फंड होगा उसका इस्तेमाल हो रहा है, जो अपनी मर्जी से लोग दान कर रहे हैं। आज हरियाणा में पैरामेडिकल स्टाफ को 1 महीने की मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने डबल सैलरी कर दी थी। और उसके बाद जो हमारे मीडिया पत्रकार बंधु हैं उनका 10 लाख का निःशुल्क बीमा किया हुआ है। आंगनवाड़ी वर्करों को फ्री पीपी किट दी जा रही है। और एक कल हमारे मुख्यमंत्री ने और बयान दिया है, जो भी हमारे यहाँ गरीब प्रवासी फंसे हुए हैं चाहे किसी स्टेट के हों, उनको बसों और ट्रेनों के माध्यम से उनको वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। तो सरकार, जहाँ सेंट्रल सरकार, जहाँ हरियाणा सरकार, इसमें किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं है। और हमारे जो सेंट्रल सरकार में बड़े बड़े देश आज आपको पता है, तो इसको इस बीमारी से फंस चुके हैं, इसमें जो हमारे से बहुत आगे हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी के फैसले थे जो उन्होंने अच्छे फैसले लिए हैं। तो उनका ही आज जो परिणाम है जो हमें मिला है कि आज हमारे यहाँ पे कोरोना की स्थिति मरीजों की बहुत ठीक है। नूरला जी, जैसे कि अब बात सामने आई है तो चर्चा चल ही रही है, तो लाडी जी का कहना है कि डिपो होल्डर द्वारा राशन दिया गया, तो इस पे आपके क्या विचार है? क्योंकि डिपो होल्डर की कई कंप्लेंट भी आई है राशन को लेकर, या जो गेहूं मिल रहा है डिपो के अंदर उसको लेकर। परसों भी मैंने कई न्यूज़ चैनलों की रिपोर्ट दी, उससे पहले भी कई न्यूज़ चैनलों ने रिपोर्ट चलाई, आपके माध्यम से भी कई बार हमने देखा है कि जौन सी गेहूँ डिपो होल्डर दे रहे हैं ना, वो अगर अपने बच्चों को वही गेहूँ खिला के दिखा दे मेरे को तो मैं मान जाऊँगा। इतने मोटे मोटे रोड है उसमें, काली कनक है, क्या वो कोई खा लेगा? बात वही आ जाती है, अभी विपक्ष बोलता है तो कहते हैं राजनीति करता है, और सच्ची बात हम कह दें तो इनको वो कहते हैं ना उस चीज़ की खुंदक चढ़ जाती है। बात ये है, वाकई में डिपो होल्डरों के माध्यम से सप्लाई हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, पर डिपो होल्डर उतनी ज़्यादा उसमें काला बाजारी भी तो कर रहे हैं, वो भी तो आप लोग ही पकड़ोगे, और कौन पकड़ेगा? अगर आप लोग वहाँ पे राशन दे रहे हो तो उस राशन की क्वालिटी भी तो आप लोग ही देखोगे, और कोई थोड़ी देखेगा। जिस राशन कार्ड के ऊपर यहाँ का हरियाणा का उसकी खबर आई, IPN 24 वाले ने चलाई, ठीक है, उसमें पाया गया कि किसी के अंगूठे के नाम से किसी और ने ले ली कनक, तेल नहीं उसको मिला। और हमारे यहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनका बयान था कि मैं इसके खिलाफ 200% केस दर्ज करवाऊंगा, ठीक है। तो यही कार्रवाई की तो हम मांग कर रहे हैं कि जो डिपो होल्डर गलत चल रहा है या जो डिपो होल्डर क्वालिटी वाइज चीज नहीं दे रहा, उस पर भी तो कार्रवाई करना आपका अधिकार है। उस चीज के नोटिस में हम लाते हैं, आप उस पर करवाओ कार्रवाई। और रही बात हरियाणा सरकार की, हरियाणा सरकार रिलीफ फंड बना रही है, वो तो बच्चों से भी 5 रुपया मांग रही है, वो तो जिम्मेदार को भी कुछ कह रही है, वो तो समाज सेवी। और हमारे एरिया में हमारे इधर कुशलता है कि हमारे यहाँ पर महामारी उतनी लेवल तक नहीं बढ़ी, इम्यूनाइजेशन पावर अपनी हमारे लोगों की अच्छी है। अब उसी लेवल से देखें, ये 500 रुपया हफ्ते में 10 दिन में दे रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 12,000 रुपया दे दिया, दिया कि नहीं दिया, सबको पता है इस चीज का। तो हम उस लेवल पे ना जाके, हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो भी गरीब आदमी है उसकी पहुंच तक सरकार की हर चीज पहुंचे, वो भुखमरी से ना मरे, कहीं वो कोरोना से बचता बचता भुखमरी से ना मर जाए, इस चीज का सरकार ध्यान रखे। और जो प्रवासी मजदूर जाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट हरियाणा ने अनाउंस किया कि वो जाए, उधर ही हमारे नेता ने, उन्होंने भी कहा कि जो प्रवासी मजदूर जाना चाह रहे हैं, आज हमारी यहाँ के हरियाणा के अध्यक्ष ने, शैलजा कुमारी ने, मुख्य सचिव अरोड़ा जी से, आनंद अरोड़ा जी हैं, उनको चिट्ठी लिखकर सूची मांगी है कि जो प्रवासी बाहर जाना चाह रहे हैं उनका किराया हम देंगे। तो ये सराहनीय कदम है कि प्रवासी चले जाएं, अपने घरों पर पहुंचे। यहाँ वो कमा भी रहे हैं तो उनका मन यहाँ नहीं लग रहा, क्योंकि उनका बच्चे वहाँ बैठे, उनका ध्यान उनमें है। जी, तो आपको क्या लगता है नूरला जी, जो लॉकडाउन पहले किया गया था, जो फर्स्ट लॉकडाउन था,
जनता कर्फ्यू भी लगाया गया था, जो एक दिन के लिए जो देखा गया था कि जनता कितना सहयोग करती है, उसके बाद जो लॉकडाउन घोषित किया गया था। तो आपको क्या लगता है कि सरकार के पास इसके पुख्ता इंतजाम नहीं थे? ऐसा है कि कोई चीज़ भी अगर अपोज एट ए टाइम किसी के ऊपर लाद दी जाए उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। जितनी हमारी जनसंख्या है, नो डाउट कि हर चीज़ का इंतजाम करने में, हर चीज़ का सिस्टम बनने में 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का टाइम तो लगेगा। शुरुआत के दिनों में पहले दिन जिस दिन उन्होंने कर्फ्यू लगाया, प्रधानमंत्री जी ने सब ने आगे बढ़कर उनका सहयोग किया। उन्होंने ताली बजाने को, थाली बजाने को कहा, चाहे वो विपक्ष था, चाहे वो कोई था, सब ने उनके साथ आकर पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस वालों का सबका हौसला बढ़ाया, सब ने एकजुटता दिखाई। पर कहीं ना कहीं अगर हम शुरुआत में 1-2 दिन का टाइम अगर सरकारों को, स्टेट की सरकारों को और दे देते तो ये और सराहनीय होता। बाकी जितना कदम सेंटर की सरकार ने लिया है, लॉकडाउन ही एक ओनली फैसला ऐसा था जिससे ये चीज़ कंट्रोल हो सकती थी और ये फैसला सराहनीय था। हम मोदी जी की इस चीज़ के लिए तारीफ करते हैं जी। तो देखिए, एक बात और सामने आई थी, जो बात हुई थी कि कांग्रेस के जो कार्यकाल में जो हॉस्पिटल बनाए गए थे, उसके बाद जो हॉस्पिटल का जो कार्य था वो थमसा गया था, जो ना तो डॉक्टरों की सुविधा और ना मेडिसिन की सुविधा। तो ये आपकी सरकार में हो गया था? ऐसे कांग्रेस ने 60 साल राज किया है, तो हमारी सरकार को अभी यहाँ हरियाणा में लगा लो 6 साल में, तो जो भी हॉस्पिटल का जिनका निर्माण कार्य था, कल्पना चावला, एक घरोंडा में अभी बनने जा रहा है आयुर्वेदिक अनुसंधान, वो भी लगभग तैयार हो चुका है वहाँ पर। और जो 60 साल में कार्य और 6 साल के कार्य को आप बराबर मत बोलो कि उनसे अच्छा कार्य कर रहे हैं। करप्शन में और गुंडागर्दी में तो हम इनसे काफ़ी पीछे हैं, बाकी कामों में इनसे आगे हैं। चलो, गुंडागर्दी तो कल देख ही ली थी जी, किसी ने बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे गुंडागर्दी क्या है और इस राज्य में किसकी चलती है। जो ये सब प्रशासन के आदेशों की पालना नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन के आदेश की पालना तो तब होती है ना जी, जब वो भी इस महामारी में, जब सबको पता है कि इतनी भयंकर महामारी है, तो अब भी कोई पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी सरकार हो, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस शासित प्रदेश है जो, वहाँ भी कार्रवाई करते हैं, वो भी कर रहे हैं। तो ये तो एक वो फैसला लागू करने में टाइम तो लगता है। विपक्ष का एक वो है, ये तो विपक्ष का एक वो राजनीति वाला है, ये किया वो किया। वही मैंने आपको पहले कहा कि विपक्ष जो कार्रवाई बनेगी, जो ठीक है ना, पालना नहीं करेगा, कोई चीज उठाओ तो वो विपक्ष का मुद्दा आएगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इन्होंने तो सिर्फ जो भी काम किया, कुछ नहीं किया, ये किया वो किया। अब विपक्ष ने डिपो होल्डर की बात की, सारे हरियाणा में 1-2 डिपो होल्डर, 2 होंगे, 4 होंगे गलत होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जो भी नोटिस में आए हैं, तो सारे तो नहीं ना गलत। तो ये सभी सरकारों में चलता है, तो डिपो होल्डर सभी की उसके ऊपर नकेल नहीं होती, अपने उससे करता है। तो गेहूं की आपने वो देखा होगा, लाइव वीडियो भी देखी होगी, कवरेज भी देखी होगी आपने हमारी, उसके अंदर जो मोटे मोटे रोड़े हैं या जो किसानों की गेहूं खरीदी जाती है उसको लेकर, क्योंकि उसकी जांच की जाती है, जब गेहूं खरीदी जाती है तो जांच की जाती है गेहूं अच्छी है या खराब है। जब उस लोगों तक वो गेहूं पहुंचाया जाता है तब उसकी जांच क्यों नहीं हुई? ऐसे आपकी बात ठीक है, जब एजेंसियां गेहूँ खरीदती हैं तो उनका पर्ची सिस्टम से जैसे वो जांच करते हैं, मॉइस्चर की, नमी की सारी जांचें होती हैं। तो जब वो अनाज पड़ा रहता है, मान लो 6 महीने जहाँ गोदामों, और मैं एक बात, चाहे मैं पक्ष में विपक्ष में, हमारे यहाँ गोदामों की समस्या है। जो अनाज बाहर लगेगा, शहर के बाहर लगेगा, उसमें ये मामूली सी बात है, अभी उसमें दिक्कत आएगी, उस अनाज में काला हो जाए या कुछ सड़ भी जाता है। तो जब ये आगे जाता है तो ऐसी बात नहीं है, एक रटाना की थी, उसमें किसी उसमें कट्टे बोरी में आ गया होगा, नहीं बाकी अनाज बिल्कुल बढ़िया शुद्ध होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। उसकी जांच करके उसको भेजा जाता है सरकार। देखिए, जो फूड सप्लाई जो महकमा है उसको जांच करके राशन को वितरित करता है आगे डिपो होल्डरों को। ऐसे नहीं है कि ये कट्टे में या कुछ निकल आया तो सारा ही खराब है। ये बात खाली हरियाणा की नहीं थी, असंध में भी मैं आया था, वहाँ पर कितने क्विंटल राशन का भी कम ज़्यादा का हुआ था। वहाँ पर उस चीज़ को कवर अप करने के लिए कई बार बातें हुई, ठीक है। इसी बीच में हमारे विधायक साहब का भी नाम लिया गया, उनका प्रेशर है मेरे पे भी, कार्रवाई जो गलत के खिलाफ तो वो प्रेशर देंगे ही काम करने का। सेकंड थिंग, अब तो बार बार ये कहते हैं कि चलो गोदामों की कमी है, मैं मान गया है कमी, इसमें कोई शक नहीं, पर उसमें रोड़े थोड़ी बढ़ जाएंगे, महारपुरे में काला हो सकता है, सड़ सकता है, पर रोड़े तो नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, इसको आप लोग राजनीति ना समझते हुए एक जन प्रतिनिधि होने के
आप लोगों की सरकार है, हम तो विपक्ष में हैं, आप लोग इसकी जितनी ज़्यादा कर सकोगे उतना ज़्यादा ही फायदा होगा। आप लोग समस्या, जन की समस्या समझो ना, कि जो गरीब आदमी है वो राशन लेने के लिए मजबूरी में आया होगा और उसमें रोड़े निकले, वो कैसे अपने बच्चों को खिलाएगा। तो आप लोग ये जांच का विषय, इसको जांच का विषय समझकर थोड़ा इसको अपने नोटिस में लाए, ना कि ये सोचे कि विपक्ष राजनीति कर रहे हैं। तो बीजेपी ने सुविधाएं भी जो लोगों को दिया है, जो फ्री में राशन भी दिया है, लेकिन मानना ये भी होगा कि कहीं जगह राशन भी खराब मिला है। तो बात ये आती है कि किसानों पर और जो गरीब तबके के लोग हैं, तो उनके घरों पर बिजली के बिल, जो भारी भरकम बिल आ रहे हैं, उनको लेकर भी काफी समस्याएं आ रही है। जहां लोग ये बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन के अंदर जो लगभग 42-43 दिन का जो लॉकडाउन घरों के अंदर रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने काम नहीं किया, तो ऐसे में बिल का भुगतान कैसे करेंगे? बिल का भुगतान तो सरकार को चाहिए कि जितना हो सके बिल माफ़ किया जाए, क्योंकि मेरे घर का बिल मुझे पता भी एवरेज के हिसाब से वो ज़्यादा आ रखा है। परसों फेसबुक पर मैं पोस्ट देख रहा था, मेरे कई बीजेपी के भाई बता रहे थे कि हमारा बिल पहले इतना आता था, आज हमारा बिल बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो ये तो थोड़ा गवर्नमेंट को ध्यान देखना चाहिए कि वो एवरेज के हिसाब से कैसे बिल बनाया उन्होंने, भाई जिसका पीछे बिल 1000 आता था उसका 10,000 कैसे आ जाएगा। एवरेज के हिसाब से अगर आप बिल ले भी रहे हो, चलो आप उसको आगे काटोगे तो वो बिल, पहली बात तो आप बिल माफ़ कर दो। अगर आप बिल की एवरेज के हिसाब से दे रहे हो तो आप लोग कम से कम उनको 2 महीने का 3 महीने का टाइम तो दो, ताकि जैसे नॉर्मल हो भी जनता पैसे कमाना शुरू करे, धीरे धीरे अपना सिस्टम से अपनी हर चीज़ जो उसकी रह रही है देना तो पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट माफ़ नहीं करेगी बिल तो देना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो क्या लगता है, जो कम से कम समय तो दो, अगर माफ़ नहीं करते तो लोगों का ये भी कहना है कि सरकार जो है ना, जनता पे सारी चीजें थोप रही है। चाहे स्कूल को लेकर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें या किसी और चीज की भी, उनकी फीस को लेकर बात की जाती है, लेकिन सरकार की तरफ से जो राहतें दी जाती हैं, लोग बैंकों के अंदर बाहर खड़े रहते हैं, उन्हें कोई सुविधा सरकारी बैंक के अंदर नहीं मिल रही, इसके बारे में बताओ। ऐसा है, थोड़ी जिम्मेवारी लोगों की भी बनती है। सरकार अपनी तरफ से हर चीज लागू करती है, पर उस चीज में थोड़ी हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसको समझें, और थोड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की है उसको लागू ढंग से करवाए। ठीक है, सुविधा तो देगा सरकार का खर्चा। आपको लगता नहीं है कि 500 रुपए के जोखिम के लिए जनता इतना बड़ा कदम उठा रही है? ये सरकार का सोचने का भी विषय है। बिल्कुल सोचने का है। 500 रुपया अगर आप दे रहे हो तो यहाँ तो आप ऐसे कर सकते हो, उनके गांव के सरपंच या नंबरदार के पास पहुंचा सकते हो, ताकि यहाँ पे बैंकों में भीड़ ना लगे। या आप अगर उनके खाते में सिलेंडर के पैसे डाल रहे हो तो उनके फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर का इंतजाम ऐसा किया जाए कि जिस रिगार्डिंग एजेंसी के अंडर आते हैं, अगर वो सिलेंडर लेता है तो ऑनलाइन उसकी पेमेंट वहाँ से आ जाए। तो ये तो सरकार को कहीं ना कहीं कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। और रही बात स्कूलों की, अब स्कूल वाले धक्के से किसी चीज़ को लागू तो करवा नहीं सकते, पर पेरेंट्स को वो परेशान करने शुरू हो चुके हैं कि फीस लाओ। अब जिसके घर में खाने का सिस्टम पूरा सूरा है या जिसके घर में कमाई नहीं आई, कोई भी समृद्ध दुकानदार है, मेरा मानना ये है, अगर किसी के पास सेल की प्रॉपर अच्छी दुकानदारी चलती है तो वो घर में अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 हज़ार या लाख रुपया रखता है। अगला सोचता है जितना सामान मैं डालूं दुकान में उतना ही मुझे मुनाफा होगा। तो किसी को ये पता ही नहीं था कि ये महामारी आएगी या हमारे साथ ये ऐसा होगा। तो लोगों ने हिसाब के पैसे रख रखे थे, जो मोटे हैं उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं, पर जो मिडिल क्लास फैमिली है, जिसके 2 बच्चे हैं, जिसने स्कूल की फीस भी भरनी है, राशन भी देखना है, बिजली का भी देखना है, उसको तो हर चीज़ की चिंता है। तो थोड़ा सरकार इसकी तरफ ध्यान दे। लोगों को काफ़ी लॉस झेलना पड़ गया है इस महामारी के कारण, इनके ऊपर और बोझ ना डाला जाए, जितना कम से कम हो सके इनके ऊपर बोझ डाला जाए और उनको थोड़ी राहत की सांस देनी चाहिए सरकार को। लाडी जी, आप क्या दोगे इस बारे में विचार? जो सरकार ने जो 500 रुपए देने का फैसला किया था, जो जनता थे, जो गरीब लोग थे, उन्हें जरूरत थी वो अपने घरों से बाहर निकले, और जो बैंक के बाहर उन्होंने भीड़ इकट्ठा किया, बैंक के पास भी प्रबंध नहीं थे, जो उनके चौकीदार थे वो भी उसको काबू नहीं कर पाए। क्या आप सरकार को ऐसा करना जरूरी था? जो हमारे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत जो पैसे आए थे 500 रुपये, वो
जब बैंकों में आए तो आपकी बात ठीक है, वो सरकार को कुछ पैसे उसमें चाहिए थी कि सरपंचों नंबरदारों के थ्रू उनको करवा सकते थे। क्यों महामारी लगी हुई थी, तो जब हमारी जनता एकदम उन्होंने पता लगा कि 500 रुपये आए हैं, तो वो उन्होंने सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया, तो भीड़ इकट्ठी हो गई। तो उसमें पहले ही हमारा जो पुलिस प्रशासन था, जो और भी थे लगा हुआ है, वो पहले ही दिक्कत में था, तो उनकी एक अलग से और मुसीबत बढ़ गई बैंकों के बाहर। तो ये सरकार ने तो ये चाहा भी, अगर इसका एक मुख्य कारण ये था भी अगर सरपंचों को नंबरदारों को जैसे आप मानते हो जो सरकार का फैसला था वो गलत? नहीं गलत नहीं मैं कह रहा। जो सरकार ने फैसला इसलिए किया कि गाँव में जैसे भी सरपंच नंबरदारों में उनको ये था भी उनको गरीबों को पैसे मिले ना मिले। जो कांग्रेस सरकारें पहले इनकी पेंशनें आती थी, कुछ ऐसे पेंशनें आती थी जो मर भी जाते थे, 2-2, 3-3 साल हो जाते थे, उनकी पेंशनें भी गाँव वाले खा जाते थे। तो ये हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उनके खाते खुलवाए, उनमें आई डायरेक्ट पेंशन। तो अब कोई नहीं कर, तो ये भी एक मेन कारण है कि जो गरीब का पैसा है वो गरीब को मिले, उसके खाते में आ गए। तो क्यों भ्रष्टाचार तो है नहीं, तो भ्रष्टाचार था, तो क्या बीजेपी का आप ये प्लान 50 गरीब को मिले 500 रुपए लोगों ने ये दिया है कि इसके अंदर लोगों की मौत है, उनकी पेंशन जो है मौत कैसे होगी? कैसे मौत होगी बताओ? ये मेरा कह रहा है कि मौत कैसे होगी ये बताओ। आप ये बताओ मौत कैसे होगी? सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होगा, जहाँ सरकार एक तरफ लॉकडाउन कर रही है तो दूसरी तरफ जो उसका उल्लंघन करवा रही है वो सही है। उसके कई पहलू हैं। 500 रुपए में उनकी मदद हो रही है, एक पहलू ये है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो जनता को करना है। अगर जनता नहीं करेगी, प्रशासन तो करवा ही रहा है, तो अगर जनता भीड़ इकट्ठी कर देगी एकदम कर देगी, जनता को भी सोचना चाहिए। सरकार हर काम नहीं कर सकती, इसलिए ये गरीबों की मदद के लिए 500 रुपए आए थे। इसमें कोई ये नहीं है कि मौत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक तरफ सरकार को 500 रुपए देगी, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स से अपील करिए कि 5-5 रुपए आप सहयोग में दो। क्या सरकार का जो खजाना वो खाली हो चुका है? पहले भी जब हमारे देश में कोई आपदा आती थी, एक बार पहले आपदा आई थी कांग्रेस सरकार में, तो उस टाइम भी शायद सरदार पटेल थे गृह मंत्री, मुझे पूरा नहीं याद, तो उन्होंने कहा था कि आप एक टाइम की रोटी बंद कर दो, 2 टाइम खाओ। तो जब कोई आपदा आती है देश में, तो देश के जो नागरिक हैं उनको साथ मिलकर ही उसका साथ देना चाहिए। अगर सरकार ने मांगे हैं तो किसी से धक्का जबरदस्ती नहीं है, ये तो दान है। अगर किसी ने देना है दे दो, नहीं देना ना दो, कोई जबरदस्ती नहीं है इसमें। इसमें भी अगर ये कह रहे हैं कि भी 500 आया कि वो खाते में डाल दो, वहाँ सरपंच और नंबरदार देंगे तो वो भ्रष्टाचार कर सकते हैं। पिछले 6 सालों से आपकी सरकार है, लगभग हमारे संदलका में जनप्रतिनिधि जितने भी हैं गाँव के, बल्कि अपने हरियाणा में भी पीछे इनका बहुमत था, अब भी ये वो है। तकरीबन जितने भी जनप्रतिनिधि ज़्यादा हैं वो ज़्यादातर बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ कहनी किसी जनप्रतिनिधि का अपमान हमें नहीं करना चाहिए कि वो भ्रष्टाचार कर लेंगे। इस मौके पर मुझे नहीं लगता कि कोई जनप्रतिनिधि अगर उसके पास किसी गरीब का पैसा आएगा, सरकार कोई ऐसा सिस्टम बनाए, अगर बेटे भी इस गांव में इतना परिवार इनकी कांग्रेस सरकार में ऐसा होता था। आपने कहा आपके प्रतिनिधि जिसकी सरकार हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, तो कांग्रेस के एमपी एमएलए आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं? सरपंच और सारे बीजेपी के हैं। कांग्रेस एमपी एमएलए आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं? इनकी सरकार में लोगों को पेंशनें नहीं मिलती। एमपी एमएलए कांग्रेस के आपने क्यों लिए अपनी बीजेपी पार्टी में? क्यों लिए वो? आपको क्यों नहीं? अगर वो भ्रष्ट थे तो आपकी पार्टी में आने के बाद वॉशिंग मशीन के डलने के बाद वो साफ हो गए क्या? जो नौकरियां और भी आपको साफ ईमानदारी का इनकी एक नेता किरण चौधरी का बयान था पिछली बार, उन्होंने कहा था कि मनोहर लाल खट्टर जैसा मुख्यमंत्री नहीं आया ईमानदार। तो ईमानदार किरण चौधरी का ईमानदार सीएम होने में और ईमानदार सरकार होने में बहुत फर्क है। हम तो कह रहे हैं कि सीएम ईमानदार है। हमने कब कहा सीएम के ऊपर? तो हमने कोई मुद्दा ही नहीं उठाया अभी सीएम ईमानदार नहीं है। पर आप भी तो कह रहे हो सीएम ने उनको इसलिए नहीं दी, अभी भ्रष्टाचार का खतरा था। वो बात तो आप ही सिद्ध कर रहे हो, मैं तो कहीं कहीं नहीं रहा। भी आप कह रहे हो कि खाते में पैसे डालो, आपको खतरा है ना कि वो सरपंच नंबरदार खा जाएंगे, इसलिए खाते में नहीं डाले आपने उनको नहीं भेजे। ये बात तो आप अपने मुंह से कह रहे हो, मैं तो कह ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार को सिस्टम बनाना चाहिए, जहाँ की इस गाँव में इतने बंदे हैं तो उस हिसाब से उनकी मोहर लगाकर या उनके सिस्टम से जो भी इंस्पेक्टर, नंबरदार, आशा वर्कर, सरपंच, जो भी जितनी हेल्प हो सकते हैं जनप्रतिनिधि की हेल्प लेके, अगर आप लोग राशन बंटवा सकते हो जनप्रतिनिधि की हेल्प से, क्या आप पैसा नहीं बंटवा सकते जनप्रतिनिधि की हेल्प से? जो भी हमारे गांव के सरपंच नंबरदार हैं, जो भी हैं,
वो पहले इसमें अपनी जो सेवा दे रहे हैं, लॉकडाउन के ठीक करीब पहरा उनकी जिम्मेवारी बनी हुई है, तो सरकार उन पे और प्रेशर भी डालना चाहती थी, इनको और प्रेशर दे, इनके ऊपर पैसा दो कि आप ये बांटो। हाँ, सरपंचों और उनके माध्यम से राशन आ रहा है, ये अपने गांव से लिस्ट दो, सरकार ने कहता लिस्ट मांगी है, उन लिस्टों से राशन आ रहा है। मैं किसी सरपंच और नंबरदार को नहीं कह रहा गलत किसी को, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से धांधली हो सकती थी जो पहले की सरकारों में होती थी, इसलिए इस सरकार ने कहा कि सीधा गरीब का पैसा बैंक में उसके खाते में आएगा। ये उसको मरोड़ तोड़ कर कह रहे हैं कि पहले की सरकार, मैंने कहा कि इससे हो सकती थी धांधली, कुछ नहीं कह रहा। अब बैंक में आने का पैसे का मतलब यही है कि गरीब का पैसा गरीब को मिले, जैसा कि इनकी सरकारों में पहले होता रहा है। पहले तो सारा आप पता है INLD की सरकार को भ्रष्ट कहते थे, आज उसी के पोते के साथ आप लोग सरकार में बैठे हो, ये बात तो आप नहीं कहें तो बेटर है। आपके गठबंधन ऐसी सरकारों से हैं और राज्यों में, अरे जम्मू कश्मीर ने मोहम्मद मुफ्ती के साथ गठबंधन कर दिया, तो इससे ज्यादा क्या कहोगे? महाराष्ट्र में क्या है? आप आतंकवादियों की सरकार कहते थे, महाराष्ट्र में क्या है? उसके साथ आपने गठबंधन कर कोई दिया। भी सरकार है, इसका जब उसको सरकार बनानी होती है, जब कोई जो दूध का दूल्हा कोई नहीं है। कांग्रेस ने कई राज्यों में सरकारें बनाई है, वो उन्होंने गठबंधन किया, जिनको वो बुरा कहते थे उनके साथ करिए। अगर दुष्यंत चौटाला कांग्रेस के साथ आ जाता फिर वो सही था, चलो फिर वो सही था। मान करो कि जम्मू कश्मीर में जो आपने गठबंधन किया वो गलत है, अब गलत है। कल तक आपके साथ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे था तो वो सही था, आज वो देशद्रोही हो गया। हमारे साथ कल तक वो इसलिए नहीं आया, ये भ्रष्ट सरकार थी इसलिए नहीं आया, तो ईमानदार मुख्यमंत्री के साथ उसने जाना अच्छा समझा। अगर इनके साथ आता फिर वो ठीक था। ईमानदार मुख्यमंत्री के साथ तो देखिए सरकार तभी तो 8 MLA हार गए उनके जो उनसे मंत्री थे। मंत्री क्यों हारे? अगर इतनी ईमानदार सरकार थी तो 8 मंत्री भी तो आपके हारे। आपके सेंटर की स्थिति बताओ क्या है? 8 मंत्री भी तो आपके हारे। आपके सेंटर कहाँ है? सेंटर भी हमारा आ जाएगा जी, हमारे पास इतने लंबी फेंकने वाले नहीं है ना, हमारे बंदे अब इतनी लंबी फेंकनी सीखेंगे तो उसको आपके MP क्यों आ रहे 10 में से 0? वहां क्यों नहीं आई? 10 में से आपकी 10 में से 0 आई है, उसकी बता दो। आपका जो आपने जो ये कहा है कि ठिकरी पहरे के जो आदेश दिए गए थे गांव में लगे भी है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐलान भी किया गया था कि 20-20 हजार रुपए जो उनके खातों में सरपंच के डलेंगे, तो सरपंच भी कहीं ना कहीं वो बात सामने आ रही है कि सरपंच के खाते में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं डाला गया। जिन गाँव में पंचायती जमीन नहीं है, उनको आमदनी नहीं है, तो सरकार ने कहा था, हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का बयान था, उनको 20-20 हजार रुपए उनके खाते में डाला जाएगा सरपंचों के सैनिटाइजर स्प्रे के लिए और भी जो भी समस्या होगी, तो वो किन्हीं कारणों से अगर नहीं आए वो उनके खातों में पहुंच जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जिन पंचायतों की आमदनी कम है उनकी भी वो बात। तो ये देखिए लाठी जी, यहाँ पर बात होती है, आपने ये कहा कि जिन पंचायतों की आमदनी कम थी, जिसके पास आमदनी नहीं होगी तो वो कहाँ से सैनिटाइजर करवाए? ऐसे है जिन सरपंचों के पास पहले भी पैसे हैं, जैसी बात नहीं है, उनकी अपनी पंचायती पैसे अभी पड़े हैं तो उनसे वो करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था अगर कमी रह गई तो उनकी मदद की जाएगी 20-20 हजार रुपए। तो दूसरी तरफ जो बात है लाठी जी, आपकी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है जो सब्जियों पे या पेट्रोल के दाम भी बढ़ाए गए, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर लोगों को घर का खर्च ही चलाना बड़ी मुश्किल हुआ, तो ऐसे में कैसे वो इसको कर रहे हैं? वो मैं आपको बताता हूँ, हमारे हरियाणा में जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, सब्जी के बढ़े हैं, मैं आपको और इजाफा करूँ बसों के भी बढ़े हैं, तो दूसरे स्टेटों के मुकाबले आप किसी भी आंकड़े उठा लो, अभी हमारे पास आंकड़े नहीं है ना, तो आपके पास होंगे ना मेरे पास है, आंकड़ों के हिसाब से आप चलोगे तो दूसरे स्टेटों से, दिल्ली जो भी हमारे आसपास है, उनसे हमारा पेट्रोल डीजल और बसों के किराए कम है। आप इन आंकड़ों को चेक कर लेना, तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे ज़्यादा हैं, हमारे से दूसरे स्टेटों के ज़्यादा हैं पेट्रोल डीजल और बसों के किराए। तो नूरला जी, जब आपकी सरकार थी तो बीजेपी ने आवाज उठाई थी महंगाई को लेकर, लेकिन वही महंगाई बीजेपी में भी देखने को मिली, तो आप क्या मानते हो कि जो आपकी तरफ से पहले सरकार में फैसले किए गए तो वो सही है, अब बीजेपी गलत है? ऐसा है जी, अगर हमने फैसले गलत किए थे तो हम सरकार से बाहर है, ठीक है। अब इनके पास तो मौका है, हमने तो नहीं संभाला तो हम सरकार से बाहर, हमने अच्छे काम किए तभी दोबारा आए, ठीक है। चलो 60 साल के बाद आए हो ना, अगर अच्छे काम नहीं किए होते परमात्मा कृपा करेगा कि आपके 60 साल भी आपको देखने पड़ेंगे, टेंशन ना लो। अभी तो जो आप लोग इसके सरकार की तो इनको गुटबाजी नहीं आ सकती, कोई कह रहा मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो कह रहा मैं मुख्यमंत्री हूँ। कल हमारे हरियाणा के होम मिनिस्टर का बयान था,
होम मिनिस्टर साहब जो हमारे सीएम साहब ने ये लागू कर दिया, उससे ही राजनीति है। तो ये गुटबाजी आप हमारे पर ना डाले। गुटबाजी तो आप में भी शरेआम दिख रही है, पहले सीआईडी की वजह से, फिर कल वो लॉकडाउन खुलने की वजह से वो कह रहे थे कि मुझे डर है। तो ये गुटबाजियाँ, ये इंटरनल मामले होते हैं हर एक पार्टी के। हम आपके ऊपर उस चीज़ का गुटबाजी का मैं कुछ नहीं कह रहा ना, मैं आपको तो अच्छी बात नहीं है। सेकंड बात, जो सेंटर की तरफ से तेल और डीजल के ऊपर एक्साइज या जो टैक्स लिया जाता है, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो लगभग 120 से 140 डॉलर पर बैरल के हिसाब से तेल आता था। तब वहाँ 60 रुपये 62 रुपये तक तेल गया था, तब ये सरकार महंगा करती थी। अब वही 25 रुपये 30 रुपये बैरल तक डीजल और पेट्रोल आ चुका है। तो सेंटर को चाहिए कि इसके ऊपर जितना ज़्यादा हो सके एक्साइज कम कर कर जनता को थोड़ी खुशहाली दे, थोड़ा उसका बोझ कम करे। क्योंकि जो हरियाणा सरकार ने डाला है उसने अपना सिस्टम देख के डाला होगा, क्या पता उनके खजाने में कमी आ गई थी, या क्या पता किसी चीज़ को सिस्टमाइज तरीके से करने से भी कहीं सब्जी पे 2 रुपये बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि शायद सब्जी की वजह से कोरोना फैल सकता है, भी थोड़ा सब्जी को टाइट करके भी कोरोना की कम से कम मिनिमाइज करते हैं। वो तो हरियाणा सरकार को पता, मुझे उस चीज़ का पूरा नहीं पता। पर मैं सेंटर को कह सकता हूँ कि जो सेंटर की तरफ से टैक्स डाला गया है उसको जितना ज़्यादा हो सके कम करके सरकार को, जो उनसे जितने भी हमारे लोग हैं उनका बोझ कम किया जाए। देखिए नुरुल्लाह जी, जो महंगाई है, क्योंकि अब जरूरत है लोगों को राहत की, एक सरकार की तरफ से उन्हें आस है कि कोई नया पैकेज जो महंगाई को कम होता दिखाई दे, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। जहां बिल की बात करें या महंगाई की बात करें, वो बढ़ता ही जा रहा है। जो सरकार के अंदर है उसकी कमी नहीं दिखी है। उसी चीज़ को तो हम कह रहे हैं। अब ये बात तो यही बताएंगे, हम तो आवाज उठाते हैं तो कहते हैं सरकार, तो ये विपक्ष राजनीति करता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का भी ये मानना है कि विपक्ष अब नहीं रहा। विपक्ष क्यों नहीं रहा? विपक्ष तभी तो राजनीति करेगा जब विपक्ष होगा। ये बात तो मैंने इनके वो कह दी, विपक्ष है तो राजनीति कर रहा है। ठीक है, इनके कहने की बात कह रहा हूँ। अगर ये कह रहे हैं तो विपक्ष है, हर रोज हमारे एमएलए का बयान छपता है, हमारा एमएलए यहाँ आता है। ठीक है, हर रोज कुमारी शैलजा जी हर चीज़ के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हर चीज़ के लिए कह रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष नहीं है। ठीक है, ये मुद्दा, ये टाइम राजनीति करने का नहीं है। इस टाइम अगर हम राजनीति करेंगे तो उसको अच्छी राजनीति कहा जाएगा। अच्छी राजनीति नाम करते हैं, नाम करेंगे। ये टाइम है मिलके चलने का, लोगों को महामारी से बचाने का। और मैं आपके माध्यम से लोगों से सिर्फ यही अपील करनी चाहूँगा कि घर से कम निकलें। आप लोग अगर मार्केट में भी जा रहे हो तो पैनिक ना हो। हर चीज़ मार्केट में खुले तौर पर उपलब्ध है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप लोग मार्केट में जाते हो तो मास्क का, सैनिटाइजर का प्रॉपर इस्तेमाल करो और जितना ज़्यादा हो सके सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखो। आपकी सेफ्टी है तो आपके परिवार की सेफ्टी है, आपकी गली मोहल्ले की, पड़ोस की, आपके पूरे हरियाणा की सेफ्टी है और देश की सेफ्टी है। अगर आप सेफ रहोगे, सिर्फ ये सोचो कि आप लोगों ने अपने आप को बचाना है। अगर हम एक दूसरे को अपने आप से बचाएं, एक दूसरे से, तो सारा हरियाणा, सारा देश बच जाएगा। जी दिलबाग जी, जो आप क्या जनता से अपील करना चाहोगे आज तमाम मुद्दों पर जो चर्चाएं हुई हैं उसके बाद? मैं सभी देशवासियों से और प्रदेश में यही अपील करता हूँ कि जो आज महामारी देश नहीं पूरा विदेश इस आपदा में ग्रस्त है, इसकी चपेट में आ चुका है, तो हमें सभी पार्टियों को इसमें राजनीति न करके सभी को मिलजुल कर साथ देना चाहिए। अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और जो भी सरकारें ने छूट दी है उसकी पालना करें। ये ना हो कि कल सरकार ने छूट दी है तो इसके बाद हमें इसको और सख्ती से लॉकडाउन करना पड़े। जो सरकार कर रही है उसका जनता को भी उसका सहयोग करना चाहिए। जितनी आपको छूट मिली 8 से 2 दुकानें जो भी है वो उसी टाइम की आप पालना करें, उससे बाहर ना जाएं और जनता को भी भीड़ नहीं इकट्ठी करनी चाहिए। अपने आप ये सोचें भी 17 मई तक अभी लॉकडाउन है, अगर ऐसे चलता रहा जैसे हमारे हरियाणा में कल और अम्बाड़ा में सोनीपत में केस आए हैं, तो क्या पता कल हमारे एसपी साहब का बयान था कि इसको और भी सख्ती से लागू किया जा सकता है, तो जो भी देश थे वो वापसी भी लिए जा सकते हैं। तो यही है जनता से अपील है भी घर में सुरक्षित रहें, अपने आसपास को सुरक्षित रखें। आप सुरक्षित हैं तो सभी सुरक्षित हैं। अगर जरूरी काम हो तो घर से बाहर निकलें, नहीं तो वैसे घर से बाहर ना निकलें। आपकी अपनी सुरक्षा है
तो ये नहीं कि प्रशासन आपको डंडे से या अंदर रखेगा, तो आप अपने इसकी पालना करते हुए घर में रहें। इसी साथ मैं बहुत बहुत आपका एस न्यूज़ हरियाणा की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं एक चीज़ आपके नोटिस में और लाना चाहता हूँ। हमारे असल में रोज़ सुबह 9 बजे से 1 बजे के बीच में लगभग लाइट का कट लग जाता है। तो हमारी असंध बिजली विभाग से भी ये मेरी डिमांड है कि जो दुकानदार दुकान खोलते हैं जिनका काम बिजली से चलना होता है, तो अगर आप लोगों ने कट लगाना है तो 2 बजे के बाद या कोई भी आपका सिस्टम है वो आपको पता क्या है, थोड़ा उनके बारे में भी सोचिए। जो 9 से 2 दुकान 8 से 2 दुकान खोल रहे हैं और तभी लाइट का कट लग जाता है, तो थोड़ा आप लोग उसको भी थोड़ा ध्यान में रखें। और सारे प्रशासन का, विधायक साहब का और हमारी ये संघ की जनता का सबका धन्यवाद करता हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं अपने भाई एस न्यूज़ हरियाणा का करता हूँ, जो इन्होंने हमारे मन की बात आप लोगों के आगे लाई। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, अपने घरों में रहें और अपने बाल बच्चों का ध्यान रखें। नमस्कार। और जो इनकी बात है जो इसकी लाइट वाली, इन्होंने चलो नोटिस में डाली, अच्छी बात है। तो उसको बिजली विभाग को आपके माध्यम से उन्होंने देख लेना, जो भी होगा तो उसको लागू किया। जिनकी अच्छी बात है, जब दुकान खुली होगी उनको लाइट की जरूरत होगी, कारीगर हैं जो भी छोटे हैं, अगर लाइट नहीं मिलेगी तो उसका खोल कर क्या करेंगे, इस चीज़ को बिजली विभाग को सोचना चाहिए और लागू करना चाहिए। देखिए, हमारे जो खास मेहमान थे, तमाम मुद्दों पर आज जो बात हुई, चाहे वो बिजली का लेकर हो या अनाज को लेकर हो या किसानों को लेकर हो या दूसरे मुद्दों को लेकर हो। देखिए, ऐसे ही जो प्रोग्राम हम आपके सामने लाते रहेंगे और मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।